हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। प्रीवियस ईयर की सीरीज में हमने पॉलिटी कंप्लीट कर दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इनके प्रीवियस ईयर के सवालों को भी हम देख रहे थे। 2025 और 2024 को हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उस समय आपका उत्साह बहुत कम था। मुझे उम्मीद है कि आप पूरे उत्साह के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे ताकि मेरा उत्साह बना रहे। आपका कॉन्फिडेंस कम होता है तो मेरा कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा कम हो जाता है कि शायद आपको जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कई ईमानदार बच्चे जो पूरा करते हैं, लेकिन जरूरी होता है कि इस कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों का समर्थन बहुत आवश्यक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की, जिसका नाम है हिस्ट्री 2023 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं आपको याद दिला दूं कि आज लास्ट डे है फ्लैट 50% डिस्काउंट का, और मृणाल सर का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25 दिसंबर से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस समय आप 18+3 और 30+3 मंथ के अगर ऑफर को चुनते हैं तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको सब्सक्रिप्शन दिला देंगे। MK लाइव रिफर कोड यूज करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारी टीम का नंबर है, आप एडमिशन से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारा ये मेंस को डेडिकेटेड चैनल है, PDF नीचे दे देंगे। और 7 जनवरी से, जी हां, 2027-28 के विद्यार्थियों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नया बैच 0 से आ रहा है। फाउंडेशन बैच है और 26 वाले भी इस क्लास को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट है तो लेटेस्ट सारी चीजें मिल जाएगी। हमने 2025 और 2024 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं 2023 के पेपर में। अगर हम बातचीत करें तो कुल हिस्ट्री से कुल हमें 12 प्रश्न मिले हैं, 12 प्रश्न पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर से 2 प्रश्न हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से 5 प्रश्न लिए गए हैं, मिडिवल हिस्ट्री से 3 प्रश्न लिए गए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से मात्र 2 ही क्वेश्चन थे। 2023 वो वर्ष रहा जब पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री के केवल 2 ही प्रश्न थे, केवल 2 ही प्रश्न। किंतु अन्य विषय की तरह इतिहास में पूछने वाले प्रश्न का एक निश्चित पैटर्न फिर नहीं होता है, तो ऐसा मत सोचेगा कि फिर होगा, चलते रहता है। लेकिन NCERT और NIOS का जो मटेरियल है वो काफी भरोसेमंद है, इनसे सवाल सीधे आए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है। इंडियन आर्किटेक्चर, स्तूपास आर्किटेक्चर से पूछा गया था। NIOS क्लास 11 में आपको ये मिल जाएगा। 82 नंबर का क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है, इंडियन टेम्पल। मीडियम लेवल का कहेंगे, नितिन सिंघानिया के साथ NCERT की किताब से भी मिल जाएगा। 41, 43, 44, 46 एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल थे, बुद्धिज्म से आया था। मेजर एंशिएंट साइट से सवाल आया था, संगम पीरियड से सवाल थे। सोशल सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इससे भी प्रश्न पूछे गए थे। डॉक्टर उपिंदर सिंह, जो कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी है, उनकी किताब से भी हमें सवाल दिख जाते हैं। 47 एंशिएंट हिस्ट्री का था, बाकी 45, 48, 49 ये 3 क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री के आए हुए थे। प्री मिडिवल पीरियड से या फिर हम कह सकते हैं कि जो एम्पायर है विजयनगर, वहां से प्रश्न पूछे गए थे। पोस्ट मुगल एरा से प्रश्न आए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से केवल 2 ही प्रश्न आए थे। ऐसा रेयरली होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से इतने कम सवाल आए हो। सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर में प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। देखो, ऐसे सवाल जब भी आपकी लाइफ में आते हैं तो मैंने आपको बताया है, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट निकालो जहां आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये गारंटेड सही है या ये गारंटेड गलत है। अगर आप दावे के साथ कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं या दावे के साथ किसी चीज को बता सकते हैं कि ये तो गारंटेड होगा, तो आपको आंसर निकालने में आसानी जाएगी, तभी जाकर आप इनमें आंसरों को गारंटेड निकाल सकेंगे। अगर हम बातचीत करें तो स्तूप की संकल्पना, जो पहली वाली बातचीत है,
ये ओरिजिन बुद्धिस्ट कंसेप्ट का नहीं है और इसी कारण से अगर पहली वाली बात हट जाती है बाकी दोनों बातें आप आंसर के रूप में निकाल सकेंगे तो ऑप्शन बी आएगा। वैदिक काल में स्तूप मुख्य रूप से शवाधान के लिए बनाए गए या मिट्टी या पत्थर के टीले थे जिनमें मृतकों की राख या अवशेष रखे जाते थे। ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, पंचविश ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में स्तूप शब्द का उल्लेख मिल जाता है। ऋग्वेद में देवता वरुण द्वारा बनाए गए ऐसे स्तूपों का वर्णन है जिनकी कोई ठोस नींव नहीं होती थी। स्तूका शब्द का उपयोग इसके लिए किया गया था जो धरती पर बनने एक ढेर या टीले को दर्शाते हैं। वैदिक परंपरा में स्तूप मृतकों के अवशेषों का निक्षेपागार थे जहां उनकी स्मृति में राख या हड्डियां रखने का चलन था। यह आदिम कालीन और व्यवहारिक दफनाने की प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे धार्मिक रूप लेती चली गई। बौद्ध काल में स्तूपों को नया धार्मिक स्मारक रूप मिला। बुद्ध के अवशेष, घटनाओं और स्थानों को याद रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाने लगा। अवदान शतक, महाअवदान, स्तूपवदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में स्तूपों के सांस्कृतिक और स्मारकीय महत्व का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ रायपसेनी सुत्त में भी स्तूप का उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि यह परंपरा कई धर्मों में बाद में फैलती चली गई। समय के साथ स्तूप केवल अवशेष रखने का स्थान न रहकर भक्ति, स्मृति और मोक्ष आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। सामान्य जनता ने इन्हें भगवान की पूजा, पुण्य संचय के माध्यम के रूप में अपनाया जिसके कारण स्तूप वास्तुकला ने सुव्यवस्थित, सुविचरित और संकल्प आधारित रूप ले लिया जैसे सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती के स्तूप। अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी जानकारी के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 55% डिस्काउंट के साथ। इतना ही नहीं, आपको मिलती है डबल टाइम की वैलिडिटी और उससे भी बड़ी बात आपको CSE अश्योर मिलता है 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखें ये पूरा ऑफर सीमित समय के लिए यानी कि 31 दिसंबर तक है। बैचेस के बारे में आपको बताएं तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। जो बाइलिंगुअल बैच है वो 1 जनवरी से शुरू होगा। जो आपका हिंदी का बैच है प्रारंभ वो आपका 29 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश का भी सेम डेट से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। स्तूप में अगर आपने संरचना देखी होगी तो सबसे पहले अगर हम देखें सबसे शीर्ष में छतरी होती है जिसके अलग अलग प्रकार के लेवल होते हैं। हार्मिका जो उसके चारों तरफ बनाई जाएगी, अंडकोश या अंडाकार संरचना जो कि एक उल्टे बाउल्स के रूप में दिखाई देती है। चारों तरफ वेदिका मिलेगी जहां दरवाजा होगा उसे तोरण कहेंगे। तोरण वैसे बहुत कॉमन शब्द है, दरवाजों के ऊपर बहुत कॉमनली आज भी परंपराओं के रूप में लोग इसे यूज करते हैं। जो नीचे वाला रास्ता होता है और जो ऊपर वाला रास्ता होता है उन्हें प्रदक्षिणा और पथास के रूप में जाना जाता है। तो स्तूप पर प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में पूछा गया था। आइए इसी कड़ी में दूसरा सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित है। बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर और सितन वासल। अब देखो यहां मैं कहूंगा कि ये सवाल ऐसा नहीं जिसको आप गेस करें। ऐसे सवालों में सामान्यतः अगर एक्यूरेसी या आपको पता है गारंटेड तो ही आंसर चुनिए। ऐसे में जनरली सवालों को स्किप कर दीजिए पर तुक्के मत लगाइए, उससे दिक्कतें बढ़ सकती है। तो पहली वाली बात जो बेसनगर शैव गुफा मंदिर वाली गलत है। बाकी भाजा बौद्ध गुफा मंदिर या सितन वासल जैन गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। बेसनगर हेलियोडोरस पिलर। हेलियोडोरस स्तंभ लगभग 113 ईसा पूर्व बेसनगर मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थापित किया गया था। यह स्तंभ यूनानी दूत हेलियोडोरस द्वारा राजा भगभद्र के दरबार में रहने के दौरान बनवाया गया। उन्होंने स्वयं को भगवत यानी विष्णु भक्त बताया और इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ कहा गया। यह स्तंभ इस बात का महत्वपूर्ण प्रमाण है कि उस समय विदेशी भी भारतीय धर्म और संस्कृति से प्रभावित होते थे। विदिशा मध्य प्रदेश, भोपाल से थोड़ा सा आगे। भाजा गुफाएं। भाजा गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है, आज से 2200 साल पहले, और पुणे के पास पर एक पहाड़ी पर बनी है। कुल 22 रॉक कट गुफाएं हैं।
ये गुफाएं अरब सागर से आने वाले पुराने व्यापार मार्ग पर स्थित थी, जिससे इनका उस समय व्यापार और यात्रियों के लिए शायद महत्व रहता था। इस प्रकार की गुफाओं के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। पूरी तरह से पत्थर को काटा गया है और उसी के अंदर रहने के स्थान बनाए गए हैं। इन गुफाओं में शुरुआती बौद्ध स्तूप, चैत्य मतलब प्रार्थना हॉल तथा विहार, जहां वहां पर बौद्ध भिक्षुक रहते थे, आसानी से आपको दिख जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन्हें राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और है सितनवासल गुफाएं। अरिवर कोइल या सितनवासल तमिलनाडु के पुदुकोट्टई के पास स्थित एक महत्वपूर्ण जैन रॉक कट मंदिर है। यह गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई है और जैन धर्म के तपस्वी परंपरा से जुड़े हैं। यहाँ के भित्ति चित्र, प्राकृतिक रंगों से बनी कलाएं दक्षिण भारत की प्रारंभिक चित्रकला परंपरा का एक बेस्ट उदाहरण माने जाते हैं। ये इसके अंदर गुफा के रूप में अंदर की ओर जाना होता है इसमें। अब आते हैं 2023 में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत से जुड़े हुए प्रश्नों पर। धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? धान्य कटक जो महासंघियों के बीच में बुद्धिस्ट सेंटर के रूप में जो महासंघी लोग होते थे उनके बीच में प्रचलित हुआ। ये एग्जैक्टली कहां पर है? तो हम कहेंगे कि आंध्रा में। धान्य कटक वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, एक छोटा सा नगर हुआ करता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार यहीं पर शाक्य मुनि बुद्ध ने शंभला के राजाओं को काल चक्र धर्म की शिक्षा दी थी। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। अमरावती, जिसे ऐतिहासिक रूप से धरनी कोटा कहा गया है, 12वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी भी रह चुकी है। गुंटूर के वेलपुर में मिले एक शिलालेख में अमरावती का उल्लेख ऐसे मिलता है कि यहाँ का नगर स्वर्ग के नगर से भी श्रेष्ठ है। बताया गया कि यहाँ अमरेश्वर शिव मंदिर की पूजा इंद्र जैसे देवताओं द्वारा की जाती थी और साथ ही बुद्ध की भी पूजा यहाँ पर प्रचलित थी। गुंटूर। इस शिलालेख में बहुत ऊंचे सुशोभित चैत्य का उल्लेख मिलता है, जो ये प्रमाणित करता है कि अमरावती का स्तूप उस समय अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध था। धान्य कटक में विकसित मूर्तिकला को ही अमरावती शैली कहा जाता है। यह शैली दक्षिण भारत की कृष्णा नदी घाटी में विशेष रूप से विकसित हुई। आगे चलकर यही श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड जैसी जगह पर इसी की मूर्तिकला जैसी कलाएं हमें देखने को मिलती है। इस शैली की प्रमुख विशेषता थी महीन और गतिशील आकृतियां, गहरी नक्काशीदार जो मूर्तियों में खूबसूरती आती है, कथात्मक पैनल जो जातक कथाओं पर आधारित थी, संगमरमर जैसे चिकनी श्वेत रंग वाले चूना पत्थर से बनी मूर्तियां इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्योंकि 2023 में 5 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से आए थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री से इतने सवाल बनते हैं, 3 से 5 प्रश्न आते ही रहते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूमपुहार और मुचिरी किस रूप से विख्यात हैं? मतलब ये जो क्षेत्र है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये बंदरगाहों के लिए बहुत ही ज्यादा व्यापार के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र रहे हैं। कोरकई, पूमपुहार, मुजिरी दक्षिण भारत के 3 प्रमुख प्राचीन सी पोर्ट या पत्तन हैं, जो संगम युग में समुद्री व्यापार के पिलर थे। ये पत्तन भारत का रोमन व्यापार, मसालों के निर्यात और कल्चरल आदान प्रदान के केंद्र के रूप में भी फेमस रहे हैं। कोरकई बंगाल की खाड़ी के तट पर तमीरा बरानी नदी के मुहाने के पास स्थित पांड्य शासन का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहां से गंगा घाटी और प्राचीन रोमन साम्राज्य के साथ विकसित व्यापार के प्रमाण मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह नगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र रहे होंगे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में कोरकई सहित तमिलनाडु के कई प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है, जो उस समय विश्व प्रसिद्ध थे। कोरकई मोती व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। संगम साहित्य में इसका जो वर्णन मिलता है वो मुख्य रूप से पर्ल के लिए, मोतियों के व्यापार के लिए। दूसरा है पुमपुहार।
पुंपुहार तमिलनाडु के वर्तमान मयिलादुथुरै जिले में स्थित एक प्राचीन समुद्र पत्तन नगर था, तमिलनाडु का ही। कावेरी पुंपट्टिनम कहा जाता था इसे। प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी के रूप में भी ये विकसित हुआ। कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जिससे समुद्री व्यापार और नदी आधारित व्यापार इसमें प्रचलित रहे हैं। मतलब ये आंतरिक जगहों से भी सामान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में मदद करता था नदी मार्ग से। संगम साहित्य विशेषकर पट्टिनापाड़े में पुंपुहार की समृद्धि, व्यापारिक गतिविधियां और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन मिलता है। और था फिर मुचिरी, जो कि वास्तव में केरल का एक प्राचीन बंदरगाह नगर था, जिसे दुनिया के सबसे पुराने सक्रिय बंदरगाहों में गिना जाता है। संगम साहित्य में मुचिरी का वर्णन काली मिर्च के बड़े व्यापार केंद्र के रूप में मिलता है। वैसे भी हम केरल की बात करें तो मसाले हमेशा याद रखिएगा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, इलायची या मसालों के अधिकतर सोर्सेस केरल के साथ दुनिया भर में हमेशा ही जुड़े रहे थे। रोमन जहाज यहां मसालों के व्यापार के लिए आते थे। 1341 ईस्वी में पेरियार नदी क्षेत्र में बड़ी बाढ़ के कारण यह पत्तन नष्ट हो गया और धीरे धीरे समुद्र के भीतर समा गया। पेरियार नदी केरल की प्रमुख बैकवाटर में जुड़ने वाली नदी मानी जाती है। वर्तमान में इस पत्तन के अवशेषों का संरक्षण मुजिरिस विरासत परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी संरक्षण पहलों में है। रोमन सोने के सिक्कों की बड़ी मात्रा यहां मिलती है, जो स्पष्ट करता है कि एक जमाने में यह काफी बड़ा केंद्र रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना। वट किरुतल राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। देखो, अगर संगम कविताओं को आपने थोड़ा सा संगम युग के बारे में जाना होगा तो एक सिंपल सवाल था, जब भी युद्ध से राजा हार जाता था तो वह अपने जीवन को समाप्त करता था, क्योंकि वह एक प्रकार की ग्लानि या एक प्रकार की अपमान की भावना से ऐसा भरा हुआ महसूस करता था, और परिणाम यही होता था कि फाइनली वह कहीं ना कहीं जीवन का त्याग कर देता था। वट किरुतल संगम काल में प्रचलित एक तमिल परंपरा थी, जिसमें व्यक्ति सम्मान की रक्षा के लिए आमरण अनशन करने की प्रतिज्ञा करता था। जापान में भी आपको इस तरीके की परंपराएं मिल जाएगी। जो समुराय हुआ करते थे, वे भी जब युद्ध में हार जाते थे तो इसी तरीके से जीवन को त्याग देते थे। दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसी घटना से हारने को बहुत बुरा माना जाता था, और इसमें अलग अलग प्रकार से वह मृत्यु को स्वीकार कर देते थे। यह प्रतिज्ञा आमतौर पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके ली जाती थी, क्योंकि तमिल परंपरा में उत्तर दिशा को वीरता और युद्ध में मृत्यु से जोड़ा गया। संगम युग के तमिल राजा यह संकल्प लेते थे कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, यदि आवश्यक हुआ तो वीर गति भी प्राप्त करेंगे। यह अनुष्ठान केवल राजा ही नहीं बल्कि किसी बंदी राजा के समर्थकों द्वारा भी सामूहिक रूप से किया जाता था, जिससे उनका निष्ठा, भाव, सम्मान की रक्षा का संकेत मिलता था। संगम काल में युद्ध नीति, सम्मान, वीरता, सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण तत्व थे, और वट किरुतल इसी सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। यह अनुष्ठान तमिल समाज में प्रतिष्ठा को सर्वोच्च स्थान देने की परंपरा का प्रतीक माना जाता है। फिर प्रश्न था, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर ध्यान दीजिए। साहित्यिक कृति और उसके रचनाकार। पुनः मैं याद दिलाऊंगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आप हल कर रहे होंगे तो मैं आपको पुनः बता दूं कि आप ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमेशा ही ध्यान देंगे कि गारंटेड आंसर पता है तो ही ऐसे सवालों को हल करना चाहिए। देवी चंद्रगुप्ता's बिल्हन, अमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी, मिलिंद पन्ह, नागार्जुन और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। इसमें से केवल दो ही चीजें हैं। एक्चुअल में ये जो होना चाहिए था, देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त, हमीर महाकाव्य नए चंद्र सूरी,
मिलिंदपन नागसेन और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त एक संस्कृत नाटक है जिसका श्रेय प्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त को दिया जाता है। विशाख दत्त को दिया जाता है इसका निर्माण। इस नाटक में गुप्त साम्राज्य के राजकुमार रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम और दरबारी षड्यंत्र का वर्णन है। यह कृति गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी का एक बड़ा स्रोत भी माना जाता है। हमीर महाकाव्य आचार्य नए चंद्र सूरी की रचना है। महाकाव्य राणाओं में प्रसिद्ध हमीर देव चौहान, राणा शब्द आया मतलब राजस्थान से जुड़ा हुआ रहेगा, रणथंबोर के शासक के जीवन, वीरता और संघर्षों का वर्णन है। यह कृति मध्यकालीन राजपूत गौरव और युद्ध परंपरा के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। एक प्रकार की यह जो संरचना है, ये जो जितने भी काव्य या साहित्यिक रचनाएं होती, इसी से हमें पता चलता है कि उस समय संस्कृति या सामाजिक चीजें कैसी थी। मिलिंदपन बौद्ध साहित्य की एक प्रमुख प्राकृत भाषा या पाली में रची गई रचना। इस रचयिता नागसेन माने जाते हैं जिन्होंने इंडो ग्रीक राजा मिनिंदर और अपने बीच हुए दार्शनिक संवादों को प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ भारतीय तर्कशास्त्र बौद्ध दार्शनिक परंपरा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और नीति वाक्यामृत जैन आचार्य सोमदेव सूरी की रचना, नीति शास्त्र पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जीवन आचरण, नैतिकता, शासन से जुड़े घटनाओं को यहाँ वर्णित किया गया था। एक प्रकार से राजा को किस तरीके से नैतिक होना चाहिए, प्रजा की क्या दायित्व उस जमाने में होने चाहिए थे, उसके आसपास ये पूरा रचना स्पष्ट की जाती है। ये भारत के प्राचीन नैतिक ग्रंथों में माना जाता है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं बल्कि शिलाओं, प्रवाही जलधाराओं, अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। केवल जैन धर्म ही ऐसा है जो निर्जीव के भीतर भी आत्मा की संकल्पना को मानता है और इसीलिए वे प्रयासरत होते हैं कि उनके द्वारा जीवित ही नहीं निर्जीवों को भी कम से कम तकलीफ हो, और इसी कारण से वो कई प्रकार की परंपराओं को, कई प्रकार की हम कह सकते कस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। और मैं बताऊं, मैंने सारे धर्मों का तो अध्ययन नहीं किया, लेकिन मोटा मोटा जितने भी मैं धर्मों को जानता हूं सब में हिंसा का कहीं ना कहीं समर्थन किया गया है। किसी में थोड़ा, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, बस इतना ही होगा। कोई काफिर को मारने निकलेगा, कोई अधर्मी को मारने निकलेगा, कोई अपने धर्म के प्रचार के लिए बाकियों को मारने निकल जाएगा। बस जैन धर्म है जिसने हिंसा को शून्य रूप में स्वीकार किया है, हिंसा को पूरी तरह से नकारा है। अन्यथा जितने भी धर्म मैंने जितने पढ़े हैं, मुझे कहीं ना कहीं उनमें हिंसा का अंश मिलता ही है। मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं कि धर्म हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है, क्या अधर्मी को मारने के लिए प्रेरित नहीं करता है? अब आप मारने की बात करें तो कहीं ना कहीं हिंसा तो आ ही गई। आप अधर्मी कह रहे हैं, कोई काफिर कह रहा है, और इसी चक्कर में लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। बिल्कुल आंसर आना चाहिए था, केवल जैन परंपरा में ये चीज मिलती है। जैन परंपरा मानती है कि आत्मा केवल मनुष्य, जंतु और पौधों में ही नहीं बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति जैसे प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी अवधारणा को नहीं मानता। बौद्ध मत अनात्मवाद को मानता है, जिसके अनुसार जीव में कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं होती। तो इनके अनुसार सभी की आत्माएं होती है। जैन धर्म के अनुसार शैव परंपरा मान रखती है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों वास्तविक है। जीवात्मा कर्म और अविद्या के कारण बंधन में है और शिव ज्ञान से मुक्ति पाता है। शैव मत पत्थर, जल या प्राकृतिक वस्तुओं को आत्मा संपन्न नहीं मानता। वैष्णव संप्रदाय में आत्मा एक शाश्वत स्वतंत्र तत्व माना गया जो परमात्मा विष्णु का अंश है। प्रकृति की निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का वास नहीं माना जाता, केवल जीवित प्राणियों में माना जाता है। जैन परंपरा में आत्मा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। उनके अनुसार सभी जीवों में आत्मा निहित है। यह आत्मा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं बल्कि सूक्ष्मतम जीव, पशुओं, कीड़ों, यहाँ तक कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जैसी प्राकृतिक इकाइयों में भी होती है। जैन आचार्यों का मत है कि सृष्टि सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है और इसलिए हर जीवन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सम्मान और संरक्षण का हकदार है।
जैन धर्म में जीवों का वर्गीकरण उनकी इंद्रियों के आधार पर किया जाता है। इससे पता चलता है कि किस जीव में कितनी संवेदन क्षमता है और उसका जीवन कितना सूक्ष्म या विकसित है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत यह कि हर आत्मा स्वतंत्र और हर जीव का जीवन समान रूप से मूल्यवान है। तो ये थे 2023 के एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्न। आइए बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री पर, जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला था क्वेश्चन नंबर 45, होयसल, गढ़वाल, काकतीय और यादव इनमें से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? मतलब इनमें से कौन सी डायनेस्टियां है जिन्होंने 8वीं सेंचुरी में अपने राज्यों की स्थापना की थी? सिंपल प्रश्न जरूर है लेकिन एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो आप यहां रिस्क मत लीजिएगा। आंसर आएगा कि इनमें से किसी ने भी 8वीं शताब्दी में अपने डायनेस्टी की स्थापना नहीं की थी। होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में शासन किया। होयसल साम्राज्य की राजधानी पहले तो बेलूर थी, बाद में हलेबीडु में ट्रांसफर की गई। होयसल साम्राज्य के शासनकाल से दक्षिण भारतीय कला, वास्तुकला, धर्म का विकास हुआ और इसीलिए उनकी उस जमाने की सभी चीजों को हम होयसल वास्तुकला कहते हैं। गढ़वाल 12वीं-13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण से पहले उत्तर भारत का एक साम्राज्य होता था। इसके काल अवधि 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13वीं शताब्दी के मध्य तक मानी जाती है, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन उत्तर भारतीय राजनीति की सभी विशेषताओं जैसे वंशवादी प्रतिद्वंदिता और गठबंधन, सामंती राज्य संरचना, ब्राह्मणवादी सामाजिक विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता तथा बाह्य आक्रमण के प्रति सुभेद्यता को बताया था। अब बात कर लेते हैं कुछ जरूरी जानकारी के बारे में। आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं 55% डिस्काउंट के साथ। इतना ही नहीं, आपको मिलती है डबल टाइम की वैलिडिटी और उससे भी बड़ी बात, आपको CSE अश्योर मिलता है 2 साल से ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन ध्यान रखें, ये पूरा ऑफर सीमित समय के लिए यानी कि 31 दिसंबर तक है। बैचेस के बारे में आपको बताएं तो हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल सारे के सारे बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। जो बायलिंगुअल बैच है वो 1 जनवरी से शुरू होगा। जो आपका हिंदी का बैच है प्रारंभ, वो आपका 29 दिसंबर से शुरू होगा। इंग्लिश का भी सेम डेट से शुरू होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप अपने सभी ऑफर को अवेल कर सकते हैं। काकतीय और यादव 13वीं से 15वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय इतिहास में 2 अलग अलग चरणों में बांटे गए। 13वीं शताब्दी की शुरुआत को चोल और चालुक्य साम्राज्यों के विघटन के रूप में माना जाता है। उनके पतन के बाद दक्षिण में पांड्य और होयसल का उदय हुआ और इस क्षेत्र के उत्तर में काकतीय और यादव का उदय हुआ। चालुक्य शक्ति के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ। यह राज्य 1 शताब्दी से भी अधिक तक अस्तित्व में रहा, लगभग 100 साल तक। 8वीं सदी ईस्वी की शुरुआत भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा दौर माना जाता है। इस समय 4 नए क्षेत्रीय राजवंश उभरे थे जिन्होंने आगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आधारशिला रखी थी। जो 4 वंश इस दौरान विकसित हुए थे वो थे गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और चोल। संस्थापक रहे गुर्जर प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम, पाल में गोपाल, राष्ट्रकूट में दंती दुर्ग और चोल में विजयालय। क्षेत्र इनके राजस्थान, गुर्जर प्रतिहार के मध्य भारत, पाल बंगाल बिहार में, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र कर्नाटक में और चोल तमिलनाडु में। ये इसलिए याद रखिएगा, शायद हो सकता है अगली बार सही प्रकार की जोड़ियां पूछते समय यही ऑप्शन में दे। क्या महत्वपूर्ण काम किया था, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर पुल्या का निर्माण किया? Who among the following ruler of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra River and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? Aqueduct। देवराय प्रथम।
देवराय प्रथम जो 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे। सेना को मजबूत किया, राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए सिंचाई, किलेबंदी पर ध्यान दिया, कृष्ण तट के बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित किया। देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण कराया था। इस बांध से नहरों के माध्यम से नगर और गांवों को पेय सिंचाई हेतु जल आपूर्ति की गई थी। मल्लिकार्जुन संगम वंश के अंतिम दौर के शासक माने जाते हैं। शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की शक्ति कुछ कमजोर पड़ी और आंतरिक कलह बढ़ गई थी। इसके बावजूद मंदिर, धार्मिक संस्थानों के संरक्षण देने की परंपरा रही। वीर विजय जो कि 1465 से 1485 ईस्वी में 20 साल तक शासन करते हैं, मल्लिकार्जुन संगम वंश के अंतिम दौर के शासक माने गए हैं। विजयनगर साम्राज्य की शक्ति इसमें भी कमजोर पड़ी, पर इन्होंने भी मंदिर, धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण दिया। और विरूपाक्ष राय संगम वंश के उत्तरार्ध के शासक थे, शुरुआती दौर, अंतिम दौर के। उनके शासन के दौरान साम्राज्य को बाहरी हमलों और आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिससे विजयनगर की राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो गई। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किसी एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया। दीव, दमन दीव को पुर्तगालियों को दे दिया था। एक्चुअली पुर्तगालियों ने दमन दीव वाला जो क्षेत्र कहिए, गोवा वाला क्षेत्र कहिए, सबसे पहले इन्हीं पर नियंत्रण हासिल किया था और इन्होंने समुद्र की महत्वता को या समुद्री व्यापार को हमसे पहले जान लिया था और इसीलिए वह काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में स्थापित रहे। तो ऐसे कौन सा शासक था मध्यकालीन गुजरात में जिसने दमन दीव या दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? तो बहादुर शाह ने। 16वीं शताब्दी के आरंभ में मुगल सम्राट हुमायूं द्वारा आक्रमण से गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह बहुत प्रेशर में था। तत्कालीन परिस्थितियों में उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लिया और जिनके पास उस समय सक्रिय समुद्री शक्ति थी, जिसके जरिए 15वीं शताब्दी के अंत में वो भारत पहुंचे थे। 1534 में शाह ने पुर्तगालियों के साथ बसीन की संधि पर साइन किए। बहादुर शाह ने आगे चलकर उसने दीव के साथ साम्राज्य के वसई और वर्तमान मुंबई स्थित द्वीप जैसे अन्य क्षेत्रों को भी पुर्तगालियों को दिया। 1559 में पुर्तगालियों ने शाह से दमन को भी प्राप्त कर लिया। तीनों शासक भी गुजरात के ही थे, जिनमें से अहमद शाह को अहमदाबाद नगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और 2023 में मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे कम सवाल थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? इनमें से बहुत से जो नाम हैं आपने शायद ही कभी किसी प्रकार के लॉर्ड के रूप में सुने होंगे, तो इसी कारण से थोड़ा सा आसानी जाएगी आप लोगों को। ये आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। अलेक्जेंडर री ने 1903-4 में तमिलनाडु के आदिचनल्लूर में खुदाई की थी। उन्होंने लगभग 9000 से अधिक कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह खोजा जो दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक संस्कृति को समझने में मददगार है। A.H. लॉन्गहर्स्ट ने बंगाल के प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल चंद्रकेतुगढ़ की खुदाई से जुड़े रहे। रॉबर्ट सेवेल मद्रास प्रेसिडेंसी में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट थे। गंभीर इतिहासकार और पुरातत्व विभाग की देखरेख भी की उन्होंने। मतलब एक था तमिलनाडु में, पहले जो थे सबसे पहले तमिलनाडु में, दूसरे बंगाल में, तीसरे मद्रास के आसपास मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र में। और जेम्स बर्गेस द इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका की स्थापना की, जिन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर काफी ज्यादा शोध किए। रॉक कट गुफाएं, मंदिर स्थापत्य पर उनका विशेष ध्यान रहा। वाल्टर इलियट एक स्कॉटिश सिविल सर्वेंट थे, वह भी मुद्रा शास्त्री माने जाते थे। न्यूमेलिस्ट जो सिक्कों पर काम करते थे। 1845 में अमरावती स्तूप में खुदाई की। उनकी खोजी गई मूर्तियां और अवशेष आज भी चेन्नई के सरकारी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अमरावती कला शैली को दुनिया के सामने लाने में बड़ा योगदान निभाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। जी हां, क्योंकि इसी दिन हमने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। बंगाल के विभाजन को कैंसल करने के लिए भारत के बंगाल क्षेत्र में यह आंदोलन शुरू हुआ और फिर पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन के बाद ही पहली बार लगा कि देश के लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कथन 1 कथन 2 दोनों सही है।
तथा कथन 2 कथन 1 की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। हम कहेंगे कि कथन 1 के द्वारा बताई गई बात के बाद ही, मतलब एक प्रकार से आज़ादी के बाद इसी को हमने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे भी बनाया है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत इसी दौरान की गई थी। तो ये थे 2023 के प्रीवियस ईयर के सवाल। साथ ही साथ पुनः याद दिला दूं कि 7 जनवरी से हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का नया बैच आ रहा है, तो मिस मत करिएगा। पुनः आपको साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए फिर 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा, तो शुरुआत करिए हमारे साथ। बाकी आप इस समय हमारे साथ जुड़ सकते हैं सबसे लोएस्ट प्राइस पर। शेयर, लाइक, कमेंट्स ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेहनत करिए प्लीज, पढ़िए और शेयर लाइक इसलिए करा करिए ताकि मैं सीरीज कंप्लीट कर सकूं। फिर आप मुझी को कहोगे कि सर आपने कंप्लीट नहीं कराया। आपका उत्साह मुझे हर चीज को कंप्लीट करने के लिए प्रेरित करता है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्लास में हम 22 और 21 के बारे में चर्चाएं करेंगे।